हाय एवरीवन, दिस इज मानी एंड वेलकम टू सोसाइटल प्रेशर। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट 1 की, विच इज सोशल रिसर्च। तो पहला जो चैप्टर है सोशल रिसर्च के बारे में है, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे कि सोशल रिसर्च क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च क्या होती है एंड देन सोशल रिसर्च क्या होती है। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि रिसर्च है क्या। आखिर रिसर्च है क्या। हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, हम जो छोटी छोटी चीजें ढूंढने की कोशिश हम लोग करते हैं उसे हम लोग रिसर्च कहते हैं। सोशल रिसर्च क्या होती है और रिसर्च और सोशल रिसर्च में आखिर डिफरेंस क्या है। रिसर्च आप किसी भी चीज को कह सकते हो। अगर मुझे अ पेयर ऑफ हील्स लेनी है, उसके लिए जो भी मैंने जांच पड़ताल की, मैं उसे क्या कहूंगी, रिसर्च कहूंगी। सोशल रिसर्च क्या होगी, जब उसी चीज में आप एक सोशल फिनोमेना ऐड कर देते हो। क्या ऐड कर देते हो? सोशल फिनोमेना। अब सोशल फिनोमेना क्या होता है? सोशल फिनोमेना होता है जब आपकी रिसर्च कहीं ना कहीं सोसाइटी से रिलेट कर रही हो, उसको कहेंगे सोशल फिनोमेना। जैसे कि आपने स्टडी करी अ पेयर ऑफ हील्स, लेकिन क्या आपके हील्स लेने से या आपके किसी भी चीज कुछ भी चीज लेने से क्या सोसाइटी को कोई इम्पैक्ट पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो सोशल फिनोमिना कैसे ऐड होगा? फॉर एग्जाम्पल, आप मेंटल हेल्थ पे स्टडी कर रहे हो, तो मेंटल हेल्थ एज अ होल सोसाइटी की प्रॉब्लम है ना, ऐसे मेरी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है। तो एज अ होल हम लोग सोसाइटी को देखते हैं। जो एज अ होल सोसाइटी की प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए जब हम कोई रिसर्च करते हैं उसे हम कहते हैं सोशल रिसर्च। जैसे कि यहाँ लिखा है, सोशल रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक मेथड यूज्ड बाय सोशल साइंटिस्ट टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर, सोशल इंटरेक्शन एंड सोशल पैटर्न। जो ह्यूमन बिहेवियर को, सोशल इंटरेक्शंस जो हमारे बीच होते हैं या सोशल पैटर्न्स जो चलते हुए आ रहे हैं, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए जो हम सोशल रिसर्च करते हैं उसको हम कहेंगे, जो रिसर्च करते हैं उसे हम कहेंगे सोशल रिसर्च। अब ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए तो हम समझ गए कि सोशल रिसर्च होगी, कि अगर ये इंसान ऐसा बिहेव कर रहा है, एंगर इश्यूज को वो करना, या फिर इंटरेक्शन को देखना, सोशल प्रोसेसेस, एसोसिएटिव डिसोसिएटिव, शायद हमने पढ़ा होगा कॉपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट को अगर हम पढ़ रहे हैं, एज अ होल कॉन्फ्लिक्ट को हम पढ़ रहे हैं, तो हम किस में डालेंगे उसको? सोशल रिसर्च में डालेंगे। सोसाइटल पैटर्न, पैटर्न क्या है सोसाइटी का? सपोज फैमिली इज अ पैटर्न, मैरिज इज अ पैटर्न। तो अगर इस पैटर्न को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो वो किस में आ जाएगा? सोशल रिसर्च में। देन हमारा आता है, social research is a type of research focused on understanding social phenomena, behavior pattern within the society। ये हमने देख लिया। Goal is to gain insight into how society function, why people behave the way they do and how social issues can be addressed। कि गोल क्या होता है इसका, कि लोग अगर ऐसा बिहेव कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अगर लोगों को डिप्रेशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे सोशल रिसर्च में। ठीक है। It involved collecting, analyzing, interpreting that data to answer specific question about society। डेटा कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसे इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद सबसे पहली चीज आती है नेचर ऑफ सोशल रिसर्च। नेचर ऑफ सोशल रिसर्च से हमारा क्या मतलब है, कि रिसर्च कैसी होनी चाहिए। आखिर रिसर्च होनी कैसी चाहिए? आपने रिसर्च और सोशल रिसर्च तो बता दिया, लेकिन अब ये होनी कैसी चाहिए भैया? तो सबसे पहला आता है, रिसर्च होनी चाहिए सिस्टमैटिक होनी चाहिए। सिस्टमैटिक का मतलब होता है एक सिस्टम में सब कुछ चलना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे नंबरिंग सुनाओ, क्या आप मुझे काउंटिंग सुना सकते हो? तो क्या आप मुझे काउंटिंग 1 8 3 10 ऐसे सुनाओगे? नहीं। आप कैसे सुनाओगे? 1 2 3 4 5 6, है ना? तो देर इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच फॉर द काउंटिंग सिस्टम, है ना? तो ऐसे ही क्या होता है, सोशल रिसर्च का भी एक सिस्टमैटिक पैटर्न होता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने पहले लिटरेचर रिव्यू करा, फिर आपने एक टॉपिक ढूंढा, ऐसा नहीं होता है। आपको पहले टॉपिक ढूंढना है, लेटर ऑन लिटरेचर रिव्यू, हाइपोथेसिस, क्वेश्चन, डेटा कलेक्शन, एनालाइज, इंटरप्रेट, ये सब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। दूसरा पॉइंट आता है एम्पिरिकल फाउंडेशन होनी चाहिए।
एम्पिरिकल होना चाहिए इन द नेचर, कि रिसर्च होनी कैसी चाहिए। हम अभी सवाल क्या देख रहे हैं कि रिसर्च कैसी होनी चाहिए। रिसर्च पहले तो सिस्टमैटिक होनी चाहिए, दूसरी कैसी होनी चाहिए, एम्पिरिकल होनी चाहिए। एम्पिरिकल मतलब फील्ड बेस्ड होनी चाहिए। फील्ड बेस्ड रिसर्च को ज्यादा हम लोग इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि रियल टाइम डेटा हमें मिल रहा है। हम किसी और के डेटा पे रिलाई नहीं कर रहे हैं, हम अपने एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं कि हाँ यार, अगर हम किसी से बात करें तो हम ज्यादा उसे फील कर पाएंगे कि वो किस तरीके से बोल रहा है, किस तरीके से किस चीज को एक्सप्रेस कर रहा है। तो वो सब चीजें आती है। तो सोशल साइंसेज में रिसर्च हमेशा एम्पिरिकल होनी चाहिए। तीसरी चीज आती है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में हमने बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग कवर कर लेते हैं फटाफट, विच इज इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। अब सवाल आता है, हम यहाँ बात कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग की, आप बोल रही हो इंडक्टिव डिडक्टिव। अब ये इंडक्टिव और डिडक्टिव होता क्या है, सवाल यही आता है कि इंडक्टिव डिडक्टिव है क्या। दीज are the terms which look like a technical terms, but it is very easy. So inductive और deductive। inductive का मतलब होता है पहले आप किसी चीज को ऑब्जर्व करते हो, लेटर ऑन आप एक थ्योरी या एक कंक्लूजन पे आते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। पहले आप चीजों को ऑब्जर्व करोगे कि हाँ यार, एक को बीमारी हुई, दूसरे को भी हो गई, तीसरे को भी हो गई, चौथे को भी हो गई, तो कोविड-19 आ चुका है। हो गई इंडक्टिव स्टडी। डिडक्टिव क्या होगी कि आपने पहले एक थ्योरी दे दी, उसके बाद आपने ऑब्जर्व किया। सपोज न्यूटन ने क्या किया, उसने ग्रेविटेशन की थ्योरी दी कि सारी चीजें, जो भी चीजें कहीं से भी गिर रही हैं वो जमीन पर ही गिर रहे हैं, क्योंकि धरती पे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे। आप कुछ भी ऊपर फेंकोगे वो नीचे ही आएगा। लेटर ऑन सबने टेस्ट किया कि हाँ यार, जो भी हम ऊपर फेंक रहे हैं वो सब नीचे ही आ रहा है। ठीक है, तो आपने पहले थ्योरी दे दी, लेटर ऑन आपने ऑब्जर्व किया चेक करने के लिए। तो इंडक्टिव क्या होता है, पर्टिकुलर टू जनरल होता है। पर्टिकुलर का मतलब होता है एक आदमी को हम लोग पहले टेस्ट करेंगे, लेटर ऑन एक जनरल थ्योरी दे देंगे। जनरल का मतलब होता है जो सबके लिए मान्य होती है। पर्टिकुलर मतलब एक आदमी। सपोज मैं बोलूं पर्टिकुलरली वन पर्सन, पर्टिकुलरली मैं ऐसा कर रही हूँ। पर्टिकुलरली कहाँ यूज होता है, जहां पे हम एक एक पर्सन की अकेले अकेले हम उसको गिन रहे हैं। जनरल मतलब एज अ होल हम सोसाइटी को देख रहे होते हैं। तो पर्टिकुलर टू जनरल किस में आएगा, इंडक्टिव में आएगा। ऑब्जर्व हम एक एक चीज को करेंगे, लेटर ऑन एक जनरल थ्योरी दे देंगे। ठीक है। डिडक्टिव में क्या आएगा, जनरल टू पर्टिकुलर आएगा। पहले हम एक जनरल थ्योरी हमने दे दी, लेटर ऑन हम लोग क्या देख रहे हैं, उसको एक एक करके देख रहे हैं। अब अगला पॉइंट आता है, कैसी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। रिसर्च कैसी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। सोशल रिसर्च कैसी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। अब ऑब्जेक्टिव से सवाल आता है, मैम ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है। ऑब्जेक्टिव तो बहुत सारी चीजें होती हैं, हमारा एग्जाम भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। तो क्या मतलब क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव का। तो एक और वर्ड यहाँ पे लिखा है, ऑब्जेक्टिव मतलब अनबायस्ड होनी चाहिए, कि आपकी अपनी पर्सनल ओपिनियन उसमें नहीं होनी चाहिए, जो है आपको वही दिखाना है, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। तो इसी से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिविटी की डिबेट शुरू हो जाती है यहीं पर। अब ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी में डिफरेंस क्या है, ये जान लेते हैं फटाफट से। तो ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी की जब हम लोग बात करते हैं, तो बात आती है कि ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी में डिफरेंस क्या है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है जब आप एक अनबायस्ड ओपिनियन किसी को देते हो। सपोज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है ऑरेंज इज अ फ्रूट। ठीक है, मैंने कहा दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। ठीक है, ये सबके लिए पेन है, ये ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मेरे लिए पेन है, ये सबके लिए पेन है। ठीक है, लेटर ऑन मैंने बोला दिस इज अ बेस्ट पेन, कि ये बहुत अच्छा है, इसकी निब बहुत अच्छी लिखती है, इस पे ग्रिप बहुत अच्छी बनती है, दिस इज अ बेस्ट पेन, दिस इज अ बेस्ट पेन आई एवर हैड। ठीक है, समझ में आया? तो मैंने इसमें अपनी ओपिनियन दे दी कि ये बहुत अच्छा पेन है।
मैंने ये नहीं कहा कि ये सिर्फ पेन है, ये सबके लिए पेन है, लेकिन जरूरी नहीं है ये सबके लिए बेस्ट हो सकता है किसी को ये ग्रिप पसंद ना आ रही हो सकता है किसी को ये निब मोटी लग रही हो या पतली लग रही हो सकता है। तो सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है जब हमारी अपनी ओपिनियन भी जो हम स्टेटमेंट दे रहे हैं उसमें आ जाती है, तो उसे कहते हैं सब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि जब हम बहुत अनबायस्ड होके मतलब न्यूट्रल होके कोई अप्रोच देते हैं तो उसको कहेंगे ऑब्जेक्टिविटी। अब इसमें एक बहुत बहुत आप ये कह सकते हो फेमस डिबेट बिटवीन द डर्खाइम एंड वेबर के बीच में है। आपने सुना होगा एमाइल डर्खाइम और मैक्स वेबर के बारे में। तो डर्खाइम जो थे वो ऑब्जेक्टिविटी के अप्रोच पे ज्यादा फोकस करते थे रादर देन सब्जेक्टिविटी। उन्होंने कहा कि हर चीज अनबायस्ड होनी चाहिए। लेकिन वेबर ने क्या कहा? वेबर ने कहा भैया सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिविटी होना तो चाहिए ऑब्जेक्टिव, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है। सोशल साइंसेज में आप ऑब्जेक्टिव हो ही नहीं सकते हो, सब्जेक्टिविटी कहीं ना कहीं से आएगी। सपोज मैं किसी हायर कास्ट से हूँ, मैं किसी लोअर कास्ट के घर पे जाऊं, कुछ किसी लोअर कास्ट के घर पे अगर जाती हूँ, या मैं किसी पर्टिकुलर धर्म से हूँ और मैं किसी और धर्म के इंसान के घर पे जाती हूँ कुछ स्टडी करने, तो मेरे बिलीफ सिस्टम, मेरे इमोशंस या कुछ भी चीज, मेरे जो सोशलाइजेशन है वो मुझे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करेगा। मैं कितना ही ट्राई करूं कि नहीं नहीं नहीं, लेकिन वो मुझे इन्फ्लुएंस करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि डरखाइम ने बोल तो दिया कि ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, डरखाइम ने कहा कि सबसे बेस्ट वे है ऑब्जेक्टिविटी फॉलो करो, लेकिन वेबर ने इस पॉइंट को फोकस करने की कोशिश करी कि ऑब्जेक्टिव होना तो चाहिए लेकिन होता नहीं है। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया वैल्यू रेलिवेंस का। वैल्यू रेलिवेंस का मतलब क्या होता है? वैल्यू रेलिवेंस का मतलब होता है कि आप ठीक है ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकते हो हर टाइम, लेकिन आप एक लिमिट बना लो कि आपको कहाँ तक आपको सब्जेक्टिव होना है और लेटर ऑन आप ऑब्जेक्टिव हो जाओ। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि जब हम एक रिसर्च कर रहे होते हैं, आप अपनी सब्जेक्टिविटी जो होती है मतलब अपना जो पर्सनल ओपिनियन है, वो सिर्फ जब आप टॉपिक डिसाइड कर रहे हो वो तब तक ही लेके आओ। कि आप अपनी मर्जी का टॉपिक डिसाइड कर लो, आप अपने इंटरेस्ट का टॉपिक डिसाइड कर लो, जिसमें आपको वो आ रहा है, जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है, या जो भी आपके पर्सनल बायसेस है वो आप अपने टॉपिक सिलेक्ट करने में डाल दो। लेकिन जब आप स्टडी कर रहे हो वो ऑब्जेक्टिविटी को ध्यान में रख के करो। कि मतलब आप किसी के स्टेटमेंट्स को इन्फ्लुएंस मत करो, अपने तरीके से उस स्टडी को करने की कोशिश मत करो, जैसी है वैसी दिखाने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया वैल्यू रेलिवेंस का कॉन्सेप्ट दिया था मैक्स वेबर ने। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी क्लियर हो गया। उसके बाद इन्होंने कहा था रेप्लिकेबल होनी चाहिए। रिसर्च कैसी होनी चाहिए? अभी हम बात यही कर रहे हैं कि सोशल रिसर्च कैसी होनी चाहिए। जो अगला इन्होंने पॉइंट दिया था, इन्होंने कहा था रेप्लिकेबल होनी चाहिए। रेप्लिकेबल का क्या मतलब है? रेप्लिकेबल का मतलब है ट्रांसपेर या एक तो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, दूसरी वेरीफिएबल होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है? रिसर्चर मस्ट डॉक्यूमेंट देयर मेथड टू डिटेल इन डिटेल सो दैट अदर कैन फॉलो द सेम स्टेप्स। ठीक है, कि रिसर्चर जब डॉक्यूमेंट करेगा अपनी रिसर्च को, तो उसको हर एक मेथड डिटेल में देना पड़ेगा। कि डिटेल में दो कि कैसे आपने रिसर्च करी है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए रिसर्च में, जो भी आप कर रहे हो उसको उतनी ही डिटेल में लिखो जितनी डिटेल में आप कर रहे हो। ठीक है, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई स्टडी करी, मैंने मैंने सैंपल सिलेक्ट करे, और सैंपल सिलेक्ट करके मैंने सर्वे किया। लेकिन मैंने अपने डेट जब मैंने पेपर लिखा या कहीं भी वो डेटा पब्लिश किया, मैंने सैम्पलिंग की बात ही नहीं करी, मैंने सैम्पलिंग मेथड ही नहीं डाला, मैंने इंटरव्यू डाल दिया। समझ में आ रहा है? मैंने सैम्पलिंग मेथड नहीं डाला, बाकी जो मेथड यूज करे थे वो डाल दिया। तो कहीं ना कहीं ये एक ड्रॉबैक रह गया ना। अगर लेटर ऑन में इसी फील्ड में कोई स्टडी करता है तो वो सोचेगा कि यार मिस कहाँ हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दूसरी चीज है वेरीफिएबल होनी चाहिए।
कि बाद में अगर आपकी रिसर्च को और लोग भी क्या करते हैं, सेम रिसर्च को वो करते हैं, तो जो आपके फाइंडिंग्स है वो वेरीफिएबल होनी चाहिए, कि वेरीफाई कर सके उसे कोई। ठीक है, तो रेप्लिकेबल होनी चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट आता है एथिकल कंसिडरेशन। आपको जब रिसर्च करनी है, हम डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट्स कि रिसर्च कैसी होनी चाहिए। रिसर्च में हमेशा एथिकल कंसिडरेशन आपको रखनी है, यानी कि रिसर्चर की वैल्यूज जो है वो होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहला आता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कि आप किसी को किसी का अगर इंटरव्यू ले रहे हो, किसी से डेटा कलेक्ट कर रहे हो, किसी भी इंसान आपका कोई आपकी रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो आपको उसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा, कंसेंट लेना पड़ेगा कि हम ये रिसर्च करने जा रहे हैं, इसके ये ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। उसके बाद अगर वो आपकी रिसर्च में पार्ट लेना चाह रहा है तो ही आप उसे इन्वॉल्व करोगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है अगर कोई पार्टिसिपेंट अपना नाम या कोई भी चीज डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा है, अ, तो आप उस चीज को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कल को जाके किसी को बता दिया कि यार फलाने फलाने ने ऐसा ऐसा बोला था सरकार के बारे में, फिर तो लोग धर देंगे उनको, है ना। तो कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे थिंकर्स किसी भी विलेज में स्टडी करते हैं तो विलेज को एक स्यूडो नेम दे देते हैं, कि जैसे श्रीनिवास ने दिया था रामपुरा विलेज, दिया था, तो रामपुरा ऐसा कोई कुर्ग के एरिया में रामपुरा विलेज बोल के कोई है नहीं, तो रियल विलेज का नाम आप नहीं दे सकते, तो कॉन्फिडेंशियल आपको रखना पड़ेगा। अवॉइडेंस ऑफ हार्म, कि आप अपने किसको, पार्टिसिपेंट को हार्म नहीं कर सकते। द रिसर्चर शुड नॉट हार्म पार्टिसिपेंट इन एनी वे, इमोशनली और साइकोलॉजिकली, यानी कि आप किसी को इमोशनली नहीं कह सकते कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो पाप लगेगा, या कुछ भी चीज किसी भी तरीके से आप उसको इमोशनली या साइकोलॉजिकली भी आप उसको हार्म नहीं कर सकते हो। हार्म सिर्फ फिजिकल हार्म नहीं होता है, मेंटल हार्म भी आप उसे नहीं कर सकते हो। एम आई क्लियर विद माई पॉइंट्स? ऑलराइट, नेक्स्ट अप इज क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव। रिसर्च कैसी होनी चाहिए? क्वालिटेटिव हो सकती है या क्वांटिटेटिव हो सकती है। अब क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है? क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव का मतलब हम लोग वर्ड से ही समझ लेते हैं। जैसे क्वालिटेटिव का मतलब क्वालिटी, क्वांटिटेटिव का मतलब क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब जब हम गिन रहे होते हैं 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर दूध, है ना। और क्वालिटी मतलब कि कितन हो सकता है 1 लीटर दूध में इसके, सपोज मैं दो दुकान में गई, है ना, इधर एग्जांपल लेते हैं, शॉप 1, शॉप 2। ठीक है, 1 से मैंने पहले लिया 1 kg, 1 लीटर दूध। ठीक है, 2 से मैंने लिया 2 लीटर। ठीक है, दोनों से मेरा बना घी, कैस कितना होगा, सपोज 250 ग्राम, 250 ग्राम। ठीक है, घी बन गया। तो इससे क्या पता चला कि 1 की क्वालिटी बेटर है, क्योंकि ये 1 किलो में ही कितना दे रहा है, इतना दे रहा है। ये 2 किलो जब मैं ले जा रही हूँ तब ये इतना दे रहा है ना। तो ये क्वालिटी की बात हो गई। क्वांटिटी की बात कब होगी? जब 1 2 3 ऐसे हम गिन रहे होते हैं। क्वांटिटी में जब हम नंबर्स में जब हम खेलते हैं, नंबर्स में जब हम खेलते हैं तो उसे कहेंगे क्वांटिटी। जब हम लोग वैल्यू कर रहे हैं किसी चीज की, क्वालिटीज बता रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? क्वालिटेटिव, जब हम क्वालिटीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि हिमानी की हाइट 4'8" है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला हिमानी की हाइट 4'8" है, तो ये क्या हो जाएगा? क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव? इट इज क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्यों? क्योंकि मैं नंबर्स में बात कर रही हूँ। ठीक है, अब क्वालिटी क्या हो जाएगी? सपोज मैंने बोला हिमानी की हाइट छोटी है, इसलिए वो
सारे दरवाजों से निकल जाती है, चाहे कोई दरवाजा नीचे भी हो वो उधर से भी निकल जाती है। तो ये हमने क्वालिटी की बात करी, यहाँ पे हम नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात करें क्वालिटेटिव की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं कि देयर इज अ इतना ml लिक्विड इन द टेस्ट ट्यूब, तो यहाँ पे हम नंबर की बात कर रहे हैं, तो क्वांटिटेटिव हो गया। क्वालिटी कब आएगी, जब हम कह रहे हैं कि यार ये जो इसमें जो सॉल्यूशन है वो एग्जैक्टली रोजेस की तरह स्मेल कर रहा है, जब हम क्वालिटीज की बात करें, क्वांटिटी नहीं कह रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो क्वालिटी क्वांटिटेटिव बहुत इजी है। और रिसर्च कैसी होनी चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी होनी चाहिए इन नेचर। आज की डेट पे इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है रादर देन अ रिसर्च विच इज कंसंट्रेटेड ऑन वन फील्ड। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी मतलब आप एक दो सब्जेक्ट से उसे रिलेट कर सको। ठीक है, कि इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एक दो सब्जेक्ट से उसे रिलेट कर पाओ। कि सपोज एजुकेशन की बात हो रही है, तो एजुकेशन क्या है, सोशियोलॉजी में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसके हम अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखें, हिस्ट्री का पार्ट उसमें आ गया, पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखें कि क्या क्या लॉज बने हैं, क्या क्या वो बना है, तो ये इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए इंटरडिसिप्लिनरी नेचर जरूरी है। कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग की, कॉन्टेक्स्ट क्या होना चाहिए, रिसर्च कैसी होनी चाहिए, कॉन्टेक्चुअल होनी चाहिए, often specific to content context in which study are conducted। ठीक है, कि जिस तरीके से आपकी स्टडी हो रही है वैसी ही आपको दिखानी है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट सेम होना चाहिए, होलिस्टिक व्यू होना चाहिए। ठीक है, होलिस्टिक व्यू का मतलब होता है कि ऑल ओवर हर डायमेंशन कंप्लीट होना चाहिए, 360 व्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक तरफ से दिखाया दूसरी तरफ से तो कुछ और ही चल रहा है ना, तो हर तरफ से आपको दिखाना है, कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए। अब बात आती है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल रिसर्च। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं सोशल रिसर्च के, पहला आता है एक्सप्लोरेशन। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं, एक्सप्लोर करने के लिए कर रहे हैं। एक्सप्लोर करने का मतलब जो एरियाज अभी तक नहीं फाइंड हुए हैं उन एरियाज को हम लोग ढूंढना चाह रहे हैं। सपोज आज तक स्टडी, फॉर एग्जाम्पल अगर मेंटल हेल्थ पे स्टडी नहीं हुई है ज्यादा, तो हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं ना उस फील्ड को, कि जिस पे ज्यादातर काम नहीं हुआ है। सपोज गिग इकोनॉमी पे ज्यादा काम नहीं हुआ है, तो हम लोग उस फील्ड को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक्सप्लोरेशन के लिए हम लोग रिसर्च करते हैं। डिस्क्रिप्टिव, किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए, डिटेल में डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग रिसर्च करते हैं। और क्यों करते हैं रिसर्च, एक्सप्लेन करने के लिए, किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। अगर सूरज पूरब से उग रहा है तो क्यों उग रहा है, ये एक्सप्लेन कैसे होगा, जब आप रिसर्च करोगे कि सूरज पूरब से क्यों उग रहा है। ठीक है, अगर कोई चीज ऊपर फेंकने के बाद भी नीचे गिर रही है तो क्यों गिर रही है, तो ये आप रिसर्च करोगे कि भैया ग्रेविटेशनल फोर्स है इसलिए नीचे गिर रही है। ठीक है, प्रिडिक्शन के लिए कि आप प्रिडिक्ट कर पाओ। ठीक है, इवैल्यूएशन के लिए, इवैल्यूएशन मतलब चेक करना, किसी चीज को चेक करना कि हाँ यार है या नहीं है ऐसा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ट्राइबल एरिया में देखना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है या नहीं है, तो आप ये चेक करने के लिए क्या कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो। ठीक है, ये सब हो गया। टाइप्स ऑफ सोशल रिसर्च क्या होता है, पहला, दो टाइप की सोशल रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज फंडामेंटल रिसर्च, यानी कि फंडामेंटल रिसर्च को हम लोग प्योर रिसर्च, बेसिक रिसर्च, कुछ भी आप बोल लो, तीन नाम से बोल सकते हो, फंडामेंटल रिसर्च, प्योर रिसर्च, बेसिक रिसर्च। ठीक है, दूसरी आती है अप्लाइड रिसर्च, दूसरी आती है अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, पहली रिसर्च क्या होती है, बेसिक रिसर्च क्या होती है, जो हम लोग नॉलेज बेस बढ़ाने के लिए करते हैं, फाउंडेशन बढ़ाने के लिए करते हैं, जिसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन से कोई लेना देना नहीं है। सपोज एकेडमिक स्टडीज होती हैं हमारी, तो वो किताबों में छपने के लिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं, मतलब रिसर्च कर रहे हैं ना, कि हम लोग अपना एकेडमिक बेस बढ़ा सकें कि हाँ यार सोशलाइजेशन क्या होता है, सोशलाइजेशन क्या होता है, या इस पे हमने रिसर्च करी। तो ये काय के लिए हो रही है, हमारा एकेडमिक बेस बढ़ाने के लिए हो रही है। इसको हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं अभी जाके कि हाँ सोशलाइजेशन को जाके फट से अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, हम लोग क्या बढ़ा रहे हैं, सपोज कल को निकल के आया सोशलाइजेशन के भी टाइप्स होते हैं, तो ये किस लिए बन रहा है, ये एकेडमिक बेस के लिए बन रहा है। ये रिसर्च किस लिए हो रही है, एकेडमिक बेस के लिए हो रही है। ठीक है,
लेबोरेटरीज में जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अप्लाइड रिसर्च क्या होती है? अप्लाइड रिसर्च होती है जो हम अप्लाई करते हैं फॉर सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो भी होती है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम या स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो भी होती है, उसको सॉल्व करने के लिए जो भी हम रिसर्च अप्लाई करते हैं उसे हम कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। अब अप्लाइड रिसर्च के अंदर भी एक और रिसर्च आती है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने अलग अलग लिखा है, फंडामेंटल रिसर्च अलग लिखी है, अप्लाइड के अंदर ही मैंने एक और रिसर्च डाली है विच इज एक्शन रिसर्च। कई बार इसे हम थर्ड टाइप भी कंसिडर कर लेते हैं कि फर्स्ट टाइप क्या हो गया, फंडामेंटल, सेकंड हो गया अप्लाइड, और थर्ड हम लोग वो कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च जनरली अप्लाइड का ही टाइप होता है, अप्लाइड का ही सब टाइप होता है। अप्लाइड रिसर्च में हम किसी भी रिसर्च को अप्लाई करते हैं, एक्शन रिसर्च में हम इमीडिएट अप्लाई करते हैं, यानी कि बस तुरंत, तुरंत इन द सेंस ऐसा नहीं, आप जैसे उसकी फाइंडिंग्स ढूंढ लोगे वैसे ही आपको इम्प्लीमेंट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक्शन रिसर्च कैसे परफॉर्म होती है। तो एक कर्ट लेविस करके एक थिंकर है जिन्होंने एक्शन रिसर्च की प्रोसेस एकदम उसमें बताई कि भैया एक्शन रिसर्च कैसे होगी। एक्शन रिसर्च में आप सबसे पहले करोगे प्लान, सबसे पहले करोगे प्लान, उसके बाद करोगे एक्ट, उसके बाद करोगे ऑब्जर्व, उसके बाद करोगे रिफ्लेक्ट। यानी कि अगर मुझे एक्शन रिसर्च करनी है तो सबसे पहले मैं एक प्लान बनाऊंगी, अपना एक प्लान बनाऊंगी कि कैसे ये रिसर्च होगी। अब प्लान मेरे पास रेडी हो गया, अब मैं क्या करूंगी, तुरंत एक्ट करूंगी। मैंने बोला एक्शन रिसर्च का मतलब तुरंत एक्ट करना, तो आपने क्या करा, एक्ट कर दिया, ठीक है। अब बात आती है, एक्ट कर तो दिया, अब आप ऑब्जर्व भी तो करोगे ना कि क्या मैंने जो मैंने अप्लाई किया है क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऑब्जर्व किया, लेटर ऑन आप रिफ्लेक्ट करते हो, सोचते हो अपनी अपने किए हुए चीजों पे, तो तब आप एक समझ बना पाते हो कि सही हुआ या गलत हुआ, ठीक है। ऑल राइट, उसके बाद बहुत सारे जो भी हमने अभी ऊपर पढ़े थे वो भी टाइप ऑफ रिसर्च में ही गिने जाते हैं कई बार, जैसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है व्हेन यू ओनली डिस्क्राइबिंग द सीन, जब आप किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हो बस कि क्या हुआ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या हुआ, बारिश हुई, क्या हुआ, तूफान आया, ठीक है, क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ। आप क्यों पे नहीं जा रहे हो, आप सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे हो सीन, क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी ठुक गई, एक्सीडेंट हुआ, बस, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव मतलब जब सिर्फ आप सीन को डिस्क्राइब कर रहे हो कि मैं लाना फलाना जगह पे गई, मैंने उस ट्राइब में ये देखा, क्यों देखा, क्यों हो रहा था, इस पे आप बात नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ बता रहे हो मैं उस ट्राइब में गई, मैंने ये देखा, डिस्क्राइब, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी, जब आप एक नया फिनोमेना एक्सप्लोर करने के लिए जाते हो, नया फिनोमेना एक्सप्लोर करने के लिए जाते हो, न्यू एरिया एक्सप्लोर करने के लिए जाते हो, ठीक है। सपोज स्पेस में आप चले गए, ठीक है, प्लूटो पे आप चले गए, तो नया एरिया क्या कर रहे हो, आप एक्सप्लोर कर रहे हो जिसपे ज्यादा कुछ काम नहीं हुआ है, ठीक है। एक्सप्लेनेटरी क्या होगा, जब आप किसी चीज को एक्सप्लेन करो, जब आप क्यों का जवाब दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि आप किसी ट्राइब में गए, आपने कहा कि वहां पे एक आदमी तीन तीन औरतों से शादी कर रहा है, ठीक है, ये बोल दिया आपने, एक आदमी तीन तीन औरतों से शादी कर रहा है एक टाइम पे। आपने ये डिस्क्रिप्टिव स्टडी में आ गई कि आपने सिर्फ डिस्क्राइब सीन किया। अब बात आती है क्यों कर रहा है, तो वो किस में आएगा, एक्सप्लेनेटरी में आएगा, जब आप एक्सप्लेन करोगे कि क्यों कर रहा है। क्योंकि वहां पे लड़कों की संख्या कम है, लड़कियों की संख्या ज्यादा है, तो ज्यादा लड़कियां हैं कम लड़के हैं, तो एक लड़के को ज्यादा लड़कियों के साथ शादी करनी पड़ेगी, तभी जाके मैच बन पाएगा या एक सोसाइटी में हारमोनी रहेगी, ठीक है। एक्सप्लेनेटरी का मतलब समझ में आ गया कि क्यों। उसके बाद आता है क्वांटिटेटिव रिसर्च, जब हम नंबर्स में बात कर रहे हैं, कितने लोग थे, क्या थे, ठीक है। क्वालिटीज की जब हम बात करते हैं कि कैसा आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, कि क्या आपके इमोशंस है, वो क्वालिटेटिव में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि मैम आपने ये तो बता दिया कि रिसर्च और सोशल रिसर्च में क्या डिफरेंस है, सोशल रिसर्च में क्या आता है, ये क्यों होती है, नेचर ऑफ सोशल रिसर्च पढ़ा हमने कि कैसी होनी चाहिए, रिसर्च कैसी होनी चाहिए, आपने ये भी बता दिया कि रिसर्च कैसी होनी चाहिए, आपने टाइप्स बता दिए कि क्या क्या टाइप की रिसर्च हो सकती है।
लेकिन इस सब का बताने का मतलब क्या है? जरूरी क्यों है? क्यों करूं मैं रिसर्च? नहीं करनी है मुझे। ये भी सवाल हो सकता है ना कि क्यों करूं मैं? इतना जरूरी क्या है इस रिसर्च में? तो रिसर्च जरूरी क्यों है? क्योंकि नॉलेज एक्सपेंशन के लिए जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे आपका नॉलेज बेस नहीं बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग अपने पास्ट के बारे में पढ़ते हैं कि पहले हम बंदर थे, फिर हमने धीरे धीरे इवॉल्व किया। तो धीरे धीरे कैसे इवॉल्व किया? जब लोगों ने कुछ कुछ चीजों की खोज की, तभी तो हमारा नॉलेज एक्सपेंशन हुआ। और आज हम लोग एक साइंस एंड फिक्शन दुनिया में पहुंच चुके हैं। है या नहीं है? तो नॉलेज एक्सपेंशन के लिए हमारा रिसर्च बहुत जरूरी है। ठीक है। उसके बाद आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। कोई भी प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है, मुझे देखना है कि एक बेसिक रिसर्च की मैं बात कर रही हूँ, सोशल रिसर्च अभी नहीं देख रही हूँ, कि ये पेन क्यों नहीं चल रहा है। तो मैं देखूंगी कि यार मैंने शायद ये टाइट नहीं किया है, या मैंने इस बटन को नहीं दबाया इसलिए नहीं चल रहा होगा। तो मैं क्या करूंगी? खोजबीन करूंगी ना कि क्यों नहीं चल रहा है। ठीक है। सपोज डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के डेट पे। आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? रिसर्च ही तो करोगे कि क्यों हो रहा है, क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है। तो आप कारण ढूंढने के लिए क्या करोगे? सोशल सोशल रिसर्च करोगे। पॉलिसी मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, एनईपी आया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली। तो उसमें क्या हुआ? उसमें इन्होंने नई चीजें अपडेट अपडेट करी रिसर्च करके। जब इन्होंने देखा होगा कि यार नए करिकुलम की डिमांड क्या है, कि पुराने करिकुलम के बेस पे आप अब नया सिस्टम नहीं चला सकते, नए बच्चों को नहीं चला सकते, आपको नया सिस्टम उनके लिए बनाना पड़ेगा। तो पॉलिसीज जो मेक होती हैं वो भी रिसर्च के बेस पे होती हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें रात को सपना आया कि कल मुझे गैस बांटना है तो मैंने बांट दिया। जरूरत देखी जाती है, रिसर्च की जाती है, फील्ड पे जाया जाता है, उसके बाद एक पॉलिसी बन के आती है। सोशल चेंज के लिए रिसर्च बहुत जरूरी है। कि आपको अगर कोई सोशल चेंज लेके आना है उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद आता है एकेडमिक डेवलपमेंट। अगर आपको एकेडमिक डेवलप, फॉर एग्जांपल अभी मैं दे रही थी कि मुझे स्टडी करना है जजमानी सिस्टम। जजमानी सिस्टम क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या उसमें होता है। इससे मैं अभी जाके सोसाइटी को बदलने नहीं वाली हूँ। ये सिर्फ मैं किस लिए कर रही हूँ? एकेडमिक डेवलपमेंट के लिए। कि हाँ भाई, लोगों को भी पता लग सके कि जजमानी सिस्टम आखिर होता क्या है। क्या पता कई लोग को ना पता हो, या इन फ्यूचर हमारी जो जनरेशन है वो गाँव में मतलब हमारे हमारी जनरेशन भी गाँव में नहीं रहती है, हमारे बाद वाली भी मुझे नहीं लगता गाँव से इतनी अटैच होगी। तो उनको भी पता लगता रहे कि यार जजमानी सिस्टम था क्या, गांव में क्या चल रहा था। ठीक है। तो एकेडमिक डेवलपमेंट के लिए भी रिसर्च बहुत जरूरी है। ठीक है। रिसर्च एंड साइंटिफिक मेथड, पहली चीज आती है रिसर्च और साइंटिफिक मेथड कैसे क्या है रिलेट करते हैं। तो दोनों में ऑब्जर्वेशन होती है। साइंटिफिक मेथड में भी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, रिसर्च जो हम सोशल रिसर्च करते हैं उसमें भी हम ऑब्जर्व करते हैं। क्वेश्चन फॉर्मेशन, क्वेश्चंस बनाते हैं। हाइपोथेसिस फॉर्मेशन, हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस हम लोग थर्ड यूनिट में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं बता देती हूँ, हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट। अब टेंटेटिव स्टेटमेंट क्या होता है मैम? टेंटेटिव स्टेटमेंट का मतलब होता है एक जो हम एजुकेशनल गेस आपको दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गेस दे दिया, इसको हम बहुत डिटेल में बाद में लेटर ऑन स्टडी करेंगे। लेकिन एक टेंटेटिव स्टेटमेंट, एक जो आपने बस स्टेटमेंट बना के दे दिया कि हाँ यार ये हो सकता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कॉफी पीने से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ सकता है, बढ़ता है। ये मैंने क्या दे दिया? हाइपोथेसिस दे दिया। अब बढ़ता है या नहीं बढ़ता है ये तो हम सोशल सॉरी रिसर्च करने के बाद डिसाइड करेंगे। लेकिन हमने एक स्टेटमेंट दे दिया अपने प्रायर नॉलेज के बेस पे। ठीक। उसके बाद आता है एक्सपेरिमेंट और डेटा कलेक्शन। दोनों में हम लोग ये करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स करते हैं। ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं फटाफट लेके जा रही हूँ। रिपोर्टिंग एंड शेयरिंग फाइंडिंग्स, रेप्लिकेशन ये तो हमने पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन एंड रिविजन ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक है। वाई साइंटिफिक मेथड इज इम्पॉर्टेंट? साइंटिफिक मेथड इम्पॉर्टेंट क्यों है? साइंटिफिक मेथड को हम लोग पॉजिटिविस्ट मेथड भी कह सकते हैं, जो डरखाइम जिसके बहुत बड़े फॉलोवर थे। ठीक है। ऑगस्ट कॉम्ट ने सबसे पहले यूज किया था, उसके बाद डरखाइम उनके नक्शे कदमों पे एकदम चले थे हैं।
तो पॉजिटिविस्ट मेथड किससे रिलेट कर सकते हो आप? कॉम्टे और दरखाइम से, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, ऑब्जेक्टिविटी होती है। ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी की डिबेट में बता चुकी हूँ कि अनबायस्ड होना चाहिए, सिस्टमैटिक अप्रोच होनी चाहिए, रिप्रोड्यूसिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, और एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, आपकी अपनी ओपिनियन नहीं होनी चाहिए, सिस्टमैटिक अप्रोच, आपको एक स्टेप वाइज चलना पड़ेगा। रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब होता है कि दोबारा उस चीज को आप कर मतलब दोबारा आपकी जो फाइंडिंग्स है, इंश्योर दैट द रिसर्च फाइंडिंग कैन बी रेप्लिकेटेड बाय अदर्स एनहांसिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ द रिजल्ट्स, ठीक है। कि रेप्लिकेट किया जाए लोगों, अब रेप्लिकेट का हिंदी वर्ड तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन रेप्लिकेट मतलब बाकियों के द्वारा भी उस चीज को रेप्लिकेट किया जाए, कि ताकि उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़े। क्रेडिबिलिटी मतलब उसकी वैल्यू बढ़े, या ऐसा कुछ कह सकते हैं, ठीक है। एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। रिसर्च प्रोसेस क्या होती है, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, कि प्रोसेस होता क्या है। कई बार हमने सब कुछ पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए, नेचर पढ़ लिया, टाइप्स क्या होते हैं ये पढ़ लिया, लेकिन जो आप इतनी देर से सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक कह रही हो कि सिस्टमैटिक होना चाहिए, 1 2 3 जैसे हम गिनते हैं वैसे स्टेप वाइज होना चाहिए, तो भैया रिसर्च प्रोसेस कैसे, मतलब रिसर्च में क्या वो होना चाहिए, कैसे हम लोग चलें सिस्टमैटिक उससे, है ना, क्या क्या प्रोसेस है, क्या उसका रिसर्च के 1 2 3 क्या है। तो इसमें सबसे पहले आता है आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। कैसे करें ये हम सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम स्टेप्स पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। कि सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, एक प्रॉब्लम ढूंढनी है कि हाँ यार किस पे मुझे रिसर्च करनी है। सबसे पहले आपके पास एक पॉइंट होना चाहिए ना जिस पे आप रिसर्च करोगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ नहीं पता मुझे क्या करना है, तो मैं किस पे रिसर्च करूँ, मैं तो बैठी रहूंगी, ठीक है। अचानक से मुझे दिमाग में आया मुझे तो एक पैंट लेनी है, तो फिर मेरी रिसर्च किस पे हो गई, मेरी रिसर्च चलने लगी पैंट पे। कौन सी ली जाए, कौन सी कंपनी की ली जाए, या कौन सा कलर अच्छा रहेगा, कौन सा कलर ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग है, कहाँ मुझे कम में मिल जाएगी, कौन सी वेबसाइट से बहुत कम रेट में मुझे मिल जाएगी अच्छी क्वालिटी, है ना। तो ये रिसर्च एक टॉपिक के बाद शुरू होती है, ठीक है। तो आपको एक प्रॉब्लम ढूंढनी पड़ेगी। प्रॉब्लम ढूंढने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको एक तो प्रॉब्लम डिफाइन करनी पड़ेगी, लेटर ऑन सिग्निफिकेंस होना चाहिए उस प्रॉब्लम का, कि वो इम्पोर्टेंट क्यों है। जैसे मैंने अभी पैंट का एग्जाम्पल दिया, ये कहीं से भी सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब इम्पोर्टेंट, सोसाइटी को कोई मतलब नहीं है कि मेरे पैंट लेने लगे से, तो सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग पे अगर मैं काम कर रही हूँ, तो मैंने प्रॉब्लम डिफाइन क्या करी, मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है। क्या ये जरूरी है, सिग्निफिकेंट यानी इंपॉर्टेंट है ये प्रॉब्लम? हाँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोग मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले प्रॉब्लम डिसाइड करनी है, उसके बाद देखना है कि क्या ये प्रॉब्लम स्टडी करना जरूरी है। तो अगर जवाब है हाँ, तो आप आगे बढ़ोगे लिटरेचर रिव्यू पे। अब आपने डिसाइड तो कर ली प्रॉब्लम, लेकिन आपको एक बेसिक तो पता होना चाहिए ना उसका। अगर आपको पता ही नहीं है मेंटल हेल्थ क्या होती है, मेंटल हेल्थ के क्या क्या टाइप्स होते हैं, मेंटल हेल्थ में क्या क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं, तो आप कैसे आगे बढ़ोगे। आपको पहले बेसिक जानना होगा उस चीज का, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेंगी, या अलग अलग जगह से हमें नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। तो उसको कहेंगे हम लिटरेचर रिव्यू, ठीक है, साहित्य की जांच करना, ठीक है। कि आप देखोगे कि क्या क्या रिसर्च उस जो भी आपने टॉपिक ढूंढा है उस पे हुई है, आप उन्हें पढ़ोगे, फिर आप एक गैप आइडेंटिफाई करोगे कि यार लोगों ने अगर मेंटल वेलबींग में बहुत कुछ बोला है, हो सकता है उन्होंने मेडिटेशन का इम्पैक्ट ना दिखाया हो सकता है। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, गैप निकल के आ गया कि हाँ यार ये चीज इन्होंने इंक्लूड नहीं करी, ये मैं इंक्लूड कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद आती है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन। के बाद आप रिसर्च क्वेश्चन बनाओगे कि आपको क्या क्या ढूंढना है, ठीक है। कि कैसे योगा हेल्प कर रहा है मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में, ये आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ऐसे ऐसे आप अपनी रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन डिसाइड करोगे कि क्या मुझे ढूंढना है, क्या मैं पूछ मतलब क्या मेरे सवाल होंगे। अगर मैं मेंटल हेल्थ और वेलबींग पे स्टडी कर रही हूँ, तो मेरे सवाल क्या होने चाहिए, ये मैंने कर लिया। फिर डिजाइन द स्टडी का मतलब होता है कि आप एक मेथोडोलॉजी बनाओगे। मेथोडोलॉजी का मतलब आप क्या क्या यूज करने वाले हो वो सब उसमें डिसाइड करोगे। कि क्या मैं सर्वे करूंगी, क्या मैं सैम्पलिंग करूंगी, सैम्पलिंग करूंगी तो मैं मुझे कौन सी सैम्पलिंग करनी है,
कितने मैं पार्टिसिपेंट लूंगी, कितना मेरा नंबर होना चाहिए, क्या 100 सैंपल काफी होंगे, किन किन को मुझे सैंपल में लेना है, सिर्फ वुमेन्स को लेना है, सिर्फ मेल को लेना है, या एजेड लोगों को लेना है, या चिल्ड्रंस को लेना है, ये सब मुझे किसमें डिसाइड करना है, ये सब डिजाइनिंग ऑफ स्टडी में डिसाइड करना है, मैथोडोलॉजी में डिसाइड करना है। ठीक है, कि उसमें आप सब डिसाइड करोगे कौन कौन से मेथड आपको यूज करने हैं, इंटरव्यू करना है या सर्वे करना है या क्या करना है। ठीक है, क्वेश्चन है, शेड्यूल, बहुत सारे मेथड्स हैं, आपको क्या करना है। अब आपने क्योंकि आप ऐसी कॉपी लेके तो नहीं जा सकते ना ग्राउंड पे कि हाँ भैया बताओ क्या करना है। तो आपको एक प्रॉपर प्लान बना के तब आप फील्ड में उतरते हो। ठीक है, अब आपके पास प्लान रेडी है, मेथोडोलॉजी रेडी है, अब आप क्या करोगे, डेटा कलेक्शन करोगे कि आपका सब बन के आया हुआ है कि 100 लोगों का डेटा लेना है, तो अब 100 लोगों का किन का डेटा लेना है वो भी आपने मेथोडोलॉजी में डिस्क्राइब कर देना है। वो जब कर दिया तो अब डेटा कलेक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा, आपको सिर्फ डेटा कलेक्ट ही करना है। डेटा कलेक्शन के बाद उसको एनालाइज करोगे। डेटा कलेक्शन के बाद एनालाइज का मतलब होता है कि छानना, उस चीज को छानना, डेटा को छान के करना। कि पहले जब हम फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा घर पे आटा आता है सबके घर पे, है ना, मम्मी उसको छानती है, तो जो थोड़ा क्या होता है, रफ आइटम होता है उसको बाहर निकाल देती है। तो पहले तो वो आटा एकदम वैसा रहता है, तो जब छाना जाता है तो अच्छा अच्छा आटा, आटे की रोटी बनाई जाती है, और जो रफ सा होता है उसे फेंक दिया जाता है। यही करते हैं। तो डेटा एनालिसिस में भी यही होता है। डेटा कलेक्ट करते टाइम तो हम सब कुछ कलेक्ट करते हैं, लेकिन एनालिसिस में हम देखते हैं कि कौन कौन सा हमें रखना है और कौन कौन सा नहीं रखना है, क्योंकि सब कुछ हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते अपनी रिसर्च में ना। तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा, जैसे वुमेन का अलग कर दिया, मेल का डेटा अलग कर दिया, चिल्ड्रन का अलग कर दिया, अब उसमें से आपको क्या चाहिए वो आपने लिखना है। ठीक है, एनालाइज करने का मतलब आपने एनालाइज किया उस चीज को। उसके बाद जब आपने डेटा एनालाइज कर दिया, उसके बाद एक समझ बनाओगे कि हाँ मैं पूछना क्या चाह रही थी, क्या मुझे उसका जवाब मिला, या जो मैंने ये सवाल पूछा इसका जवाब मुझे मिला या नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद आप रिपोर्टिंग करोगे। रिपोर्टिंग मतलब लिखोगे उस चीज को, फाइनलाइज पेपर वेपर जो भी आप करते हो वो पेपर में टाइप करोगे। ठीक है, रिवाइज एंड रिफ्लेक्ट, अगर आपने कर दिया उसके बाद आप रिवाइज भी कर सकते हो कि हाँ जाके दोबारा पढ़ना, कोई गलती तो नहीं हुई, फिर सोचना उस चीज के बारे में। ठीक है, अब बात आती है, ये सब थी प्रोसेस, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेटर ऑन बात आती है क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च। अब अच्छी रिसर्च का क्राइटेरिया क्या है, अच्छी रिसर्च का क्राइटेरिया क्या है, कि सब बात कर ली मैम आपने, प्रोसेस भी बता दिया, चलो ठीक है, स्टेप्स पे आपने बता दिए, लेकिन अच्छी रिसर्च हम बोले किसे, क्या मैं जो कर रही हूँ वो अच्छी रिसर्च है या नहीं है, मैं कैसे डिसाइड करूँ। ये सवाल आता है कि यार सब बोल दिया रिसर्च कैसी होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, जरूरी क्यों है, लेकिन अगर मैं कर रही हूँ मैं कैसे डिसाइड करूँ कि वो अच्छी रिसर्च है या मैं सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। सपोज मैंने स्टेप्स भी फॉलो कर दिए, क्या सारे स्टेप्स एकदम टाइम एकदम सीक्वेंस में फॉलो करने के बाद भी मेरी रिसर्च अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी। तो इसका जवाब आता है, पहली चीज जो आती है वो आती है क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं है तो आपकी रिसर्च अच्छी कैसे होगी। आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए कि आपको क्या करना है, ये आपको एकदम पता होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर का मतलब है स्पेसिफिसिटी। द गोल्स ऑफ द रिसर्च शुड बी स्पेसिफिक रादर देन अ वैग्यू। ठीक है, वैग्यू का मतलब होता है बहुत, ऐसा नहीं होना चाहिए वेग से बना दिया आपने। ठीक है, बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए कि मुझे मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन स्टडी करनी है। ठीक, मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन इन ऋषिकेश सपोज। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते मेंटल हेल्थ इन ऋषिकेश, ये तो बहुत वेग क्या हो गया, बहुत वेग टॉपिक हो गया ना, कि मेंटल हेल्थ इन ऋषिकेश किसकी। आप हर किसी को जाके मेंटल हेल्थ के बारे में तो ज्ञान नहीं दे सकते, या आप हर किसी से जाके डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते। बहुत वेग आर्गुमेंट है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा किसकी। ठीक है, रेलिवेंस होना चाहिए उस चीज का। क्लियर ऑब्जेक्टिव्स में रेलिवेंस, रेलिवेंस मतलब जरूरी होना चाहिए। Objective should be address important questions or problem that are relevant to the field of the study or the society as a at large। ठीक है, कि relevant होना चाहिए, वो problem relevant होनी चाहिए, सोसाइटी एट अ लार्ज के लिए बहुत बड़े लेवल पे वो relevant होना चाहिए। ठीक है, फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि वो रिसर्च, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि
आपके रिसोर्सेज के हिसाब से है या नहीं है, आपके टाइम के हिसाब से है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला मुझे मार्स पे जाके सोशल बिहेवियर स्टडी करना, इज इट फिजिबल, इज इट फिजिबल? फिजिबिलिटी तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप जा ही नहीं सकते, इतने रिसोर्सेज में आप वहां जा ही नहीं सकते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको सब कुछ देखना पड़ेगा कि कितना क्या है, मेरे पे डेटा अवेलेबल है भी या नहीं है, उस चीज का प्रायर डेटा भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए ना एक समझ बनाने के लिए। वो भी नहीं है तो कैसे करोगे? ठीक है। दूसरा आता है, एक पहला पॉइंट हो गया कि अच्छी रिसर्च कैसी होनी चाहिए, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए आपके, कि एकदम भटकना नहीं है आपको रास्ते से, आपके एकदम सीधा क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, ऐसे इधर उधर कुछ भी आप नहीं डालोगे ऑब्जेक्टिव्स में। ठीक है। रेलिवेंट होनी चाहिए, यानी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, रेलिवेंस होना चाहिए उस रिसर्च का। कैसे नहीं कि कुछ भी जाके रिसर्च कर लिया, कि सपोज मैं बोल रही हूँ कि these pen are harmful for human being, इज इट इम्पोर्टेंट? क्या कोई बिलीव करेगा मेरी रिसर्च पे? इज इट रेलिवेंट? नहीं, सब यूज कर रहे हैं भाई, है ना। तो रेलिवेंट भी होनी चाहिए, कि आप ऐसा नहीं कि कुछ भी इशू उठा के डाल दो, वो रेलिवेंट होना चाहिए वो इशू। ठीक है। वैलिडिटी रिलायबिलिटी की डिबेट हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, फिलहाल के लिए वैलिडिटी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, किसमें? रिसर्च में। एथिकल स्टैंडर्ड्स मैच होने चाहिए, कैसा नहीं कि आप कुछ फॉलो नहीं कर रहे हो, आप किसी का कंसेंट नहीं ले रहे हो बात करने से पहले, है ना, आप कुछ भी करे जा रहे हो, तो ये नहीं होता है। अच्छी रिसर्च को माना ही नहीं जाता है, आपके खिलाफ केस भी हो सकता है अगर आप एथिकल ग्राउंड्स पे गलत पाए जाते हो। ठीक है। लॉजिकल होना चाहिए, जो हम बात कर चुके हैं इंडक्टिव डिडक्टिव की। ठीक है। सिस्टमैटिक होनी चाहिए, यानी कि स्टेप वाइज चलनी चाहिए। ये तो एक आर्गुमेंट है। ठीक है। यूज ऑफ अप्रोप्रिएट टूल्स, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मुझे स्टडी करनी है रूरल वुमेन, रूरल वुमेन्स को मुझे स्टडी करना है, फॉर एग्जाम्पल, बहुत बेग आइडिया है, लेकिन रूरल वुमेन्स पे स्टडी करना है। मैंने बोला मैं उन्हें मेल के थ्रू क्वेश्चनायर भेजूंगी। मैंने टूल्स क्या कर लिया अपने उसमें सिलेक्ट कर लिया, क्वेश्चनायर भेजूंगी मेल के थ्रू। क्या रूरल वुमेन सच में मेल मेल यूज कर रही है, या हम क्वेश्चनायर उन्हें दे सकते हैं? नहीं दे सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। तो आपको बहुत अप्रोप्रिएट टूल जो आपकी स्टडी को मैच कर रहे हो वो आपको डिसाइड करनी है। क्लैरिटी इन रिपोर्टिंग, जब आप रिपोर्ट कर रहे हो उस चीज को, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी लिख दिया जाके। ठीक है। अब बात आती है वैलिडिटी रिलायबिलिटी। मैंने कहा गुड रिसर्च के लिए, एक अच्छी रिसर्च के लिए जरूरी है कि रिसर्च में वैलिडिटी हो या रिलायबिलिटी हो। ठीक है। दोनों भी हो सकती है। अब वैलिडिटी और रिलायबिलिटी क्या होती है भाई, है ना, बहुत एक टेक्निकल सी टर्म आ गई ना, वैलिडिटी रिलायबिलिटी। अब इनका मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब रिलायबिलिटी का होता है रिपीटेशन, अगर कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है उसको कहेंगे रिलायबिलिटी। मतलब मैंने एक टाइम पे कहीं रिसर्च करी, उसका आंसर भी सेम आया, दूसरे टाइम करी उसका भी सेम आया, तीसरे टाइम करी उसका भी सेम आया, चौथे टाइम करी उसका भी सेम आया, तो ये रिलायबल हो जाएगी। रिलायबल मतलब बार बार सेम रिजल्ट आ रहा है। ठीक है। वैलिडिटी क्या होती है? कि करेक्टनेस जो होती है उसमें, कि सही है, सही। ठीक है। अब वो एक ही बार आ रहा हो या दो ही बार आ रहा हो, तो वो बस करेक्ट है। ठीक है। बार बार ना भी आए लेकिन करेक्ट आए, एकदम सही आए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, कि मैंने बोला टू टू जा क्या होता है। ठीक है। इसने कहा फोर, इसने कहा फोर, इसने कहा फोर, इसने कहा फोर। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी? रिलायबल हो जाएगी, क्योंकि बार बार मुझे सेम आंसर मिल रहा है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन ये सब बोलते हैं थ्री, 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 यहाँ पे भी क्या बोल रहे हैं? थ्री। ठीक है। तो ये डेटा भी तो रिलायबल है ना। टू टू सा मैंने बोला टू टू सा क्या होता है रोहित, तो इसने बोला थ्री। टू टू सा क्या होता है सुचिता, इन्होंने बोला थ्री। टू टू सा क्या होता है रिंकी, इन्होंने बोला थ्री। टू टू सा क्या होता है गुंजन, इन्होंने भी बोला थ्री। ये डाटा रिलायबल है ना, रिपीट तो हो रहा है, आंसर सबने सेम दिया है। क्या ये डाटा सही है?
नहीं। क्यों? क्योंकि टू टू जा तो फोर ही होता है। चाहे कोई भी आंसर दे, टू टू जा तो फोर ही होता है ना। तो करेक्ट होगा। अगर करेक्टनेस की हम बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगी वैलिडिटी। अगर रिपीटेशन की हम बात करें तो वो हो जाएगी रिलायबिलिटी। ठीक है? एम आई क्लियर विद माई पॉइंट्स? अगर इसके बाद भी कोई भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें, आई क्लियर इट आउट। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आप आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो थैंक यू सो मच। तो आज हमने पढ़ा रिसर्च का टॉपिक, कि रिसर्च क्या होती है, सोशल रिसर्च क्या होती है, क्या टाइप्स हैं, अच्छी रिसर्च कैसी होती है, प्रोसेस क्या होती है, या रिसर्च में हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं, ये सब हमने इसमें देख लिया। तो ये थी यूनिट 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एवरीबॉडी। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा है तो आशा करती हूँ कि ये इंटरेस्टिंग रही हो, और आप थोड़ा बहुत तो बोर हुए होंगे लेकिन ज़्यादा नहीं हुए होंगे। तो थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।